हेलो एवरीबॉडी। हम इस लेक्चर में वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, वर्केबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ कितने आसानी से आप काम कर सकते हो। जितने आसानी से उसके साथ काम कर सकते हो वो उतना ज़्यादा वर्केबल है। बात हुई है यहाँ पे कंक्रीट की, ठीक है। तो अगर मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बॉक्स देता हूँ या एक सैंपल है जिसका नाम है ए, और एक सैंपल है जो है आपका बी सैंपल। ओके, सैंपल बी, क्लियर। अब जो ए सैंपल है इसके अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे कंक्रीट डाली हुई है। ओके, अब आपको ये तो पता होगा कि कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस में फाइन प्लस में कोर्स एग्रीगेट, इनको मिला दिया जाए किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो आपका कंक्रीट बन के आता है। इतना तो पता ही होगा। उसके साथ में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि फाइन और कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक सीव लगाता हूँ, सीव तो पता होगी, छन्नी, और वहाँ से क्या डालता हूँ, किसी भी पार्टिकल को डालता हूँ, और जो सीव होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4.75 mm की। अगर 4.75 mm से कोई भी पार्टिकल क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसको हम फाइन एग्रीगेट में डालते हैं, और जो ऊपर रिटेन कर रहा है उनको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। तो कोर्स और फाइन एग्रीगेट में डिफरेंसेस मालूम चल गए, बिल्कुल पता चल गए। तो यहाँ पे हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट किसके साथ में मिक्स करेंगे, सीमेंट के साथ मिक्स करेंगे, उसको वाटर में डालेंगे, तो हमारा एक कंक्रीट पेस्ट तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं एक ए सैंपल लेता हूँ जिसमें कंक्रीट रखा हुआ है, और फिर लेता हूँ एक बी सैंपल। अब बी सैंपल में क्या होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा कंक्रीट होगा, बिल्कुल कंक्रीट है। अब बी के अंदर कंक्रीट प्रेजेंट है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, जो बी है वो ज़्यादा फ्लूइडिटी वाला है, मतलब बी के अंदर पानी क्या है, ज़्यादा है, वाटर इज़ हाई, बी के अंदर पानी ज़्यादा है, और ए के अंदर वाटर लेवल क्या है, कम है, सूखा है, टाइट है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ए के साथ, सैंपल ए के साथ ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा कि बी के साथ ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊँगा ईजीली? तो ऑफकोर्स जिसमें पानी ज़्यादा है, जिसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा है, जिसके अंदर वाटर लेवल क्या है, एक कांस्टेंट, एक अच्छे लेवल पे है, उसके साथ में मैं ज़्यादा आसानी से काम कर पाऊंगा। तो कौन ज़्यादा वर्केबल होगा, जो आपका सैंपल बी होगा वो ज़्यादा वर्केबल होगा, सीधी सी बात है। तो वर्केबिलिटी का मोटा मोटा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन, थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में घुसते हैं। देखो, इन फ्रेश कंक्रीट, अगर मैं कोई भी एक फ्रेश कंक्रीट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। फ्रेश कंक्रीट लेता हूँ, कंक्रीट इन द प्लास्टिक स्टेट। जब आप कंक्रीट लेते हो तो किस स्टेट में मिलता है, वो प्लास्टिक स्टेट में होता है, विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायरेबल शेप। आपको जिस शेप में उसको कन्वर्ट करना है, आपका जो कंक्रीट है वो उस शेप में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, बेसिकली उसके ऊपर ही वर्केबिलिटी मेजरली डिपेंड करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार कितनी वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में, बिल्कुल खोल के, अगर नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। तो जो बेस्ट वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो होता है 0.4। अब इसका वाटर सीमेंट रेशियो का 0.4 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 40% पानी, अगर आप सीमेंट के वेट के 40% के बराबर पानी डालते हो आप कंक्रीट के अंदर, तो आपको एक अच्छा वर्केबल पेस्ट मिलता है, एक बहुत अच्छा पेस्ट मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड द वाटर सीमेंट रेशियो। तो इस वाटर के ऊपर डिपेंड करती है वर्केबिलिटी। समझ में आ गई बात? लेकिन जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो फिक्स नहीं रह सकता, उसको 40 से 60 भी करना होता है, कभी कभी हम उसको 30 भी कर देते हैं। तो ऐसा कब करते हैं, ये वेरी करता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। जैसे फ्री सरफेस मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है ऑलरेडी तो हम पानी कम डालते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। आपने ऐसा कोई एडमिक्सचर डाल दिया, प्लास्टिसाइजर डाल दिया, सुपर प्लास्टिसाइजर डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हो, उसकी वर्केबिलिटी कम पानी के ही अच्छी हो जाए। तो इस वजह से उसके अंदर हम चीज़ों को ऐड कम करते हैं। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा इंजीनियरिंग टर्म्स ना यूज़ करूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बहुत इजी लैंग्वेज में हम बना देते हैं पूरी इंजीनियरिंग को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मज़ा आएगा सीखने में। तो कंक्रीट का मतलब समझ आया। कंक्रीट बनता इसलिए है क्योंकि आपको कहीं पे भी फिल करना है, तो हर जगह तो ब्रिक लगा नहीं सकते, तो एक लिक्विड फॉर्म में स्टोन को, आप बोल सकते हो एग्रीगेट्स को मिला के फिट कर दिया जाता है, और एक शेप, डिज़ायरेबल शेप दे दी जाती है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब वर्केबिलिटी क्यों चाहिए? वर्केबिलिटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, आपको फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से फ्लोर पे आपको पंप करना है कंक्रीट को। तो ज़्यादा वर्केबल होगा तो इजीली इस फ्लोर पे जा पाएगा, और वर्केबल होगा तो ऊपर वाले फ्लोर पे जा पाएगा। हम उसको पंप कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो वर्केबल होगा उतने आसानी से, अगर सूखी कंक्रीट होगी उसके अंदर पानी कम होगा, लेस वर्केबल होगा, तो क्या मैं इसको पंप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ज़्यादा अमाउंट में बिल्कुल भी पंप नहीं कर सकता। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वर्केबिलिटी के बारे में आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज़, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और मेजर फैक्टर वाटर कंटेंट। आपकी कंक्रीट के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, कितना परसेंट में वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर कंटेंट बढ़ाने पे क्या इंक्रीज हो जाती है? फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है तो वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमें एक अच्छा मोस्ट ज़्यादा वर्केबल मिलेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो किसी भी चीज़ की अगर मुझे वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो उसके अंदर क्या करो? वाटर ऐड कर दो। ऐसा सोच रहे होगे आप, लेकिन ऐसा ही नहीं सोचना है। क्यों? अगर आप पानी ऐड करते जाओगे ना कंक्रीट में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पानी को छोड़ने लग जाएगा और सीमेंट भी उसके साथ बहने लग जाएगा। इसको ब्लीडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। और कम पानी डालोगे तो जो सूखे पार्टिकल्स, मोटे पार्टिकल्स हैं, जिसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, वो अलग हो जाएंगे। उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे वाटर कंटेंट हम 0.4 या फिर बोल दो 40% हम यहाँ पे पानी ऐड करते हैं कंक्रीट के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ बातें। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि कौन सी चीज़ वर्केबिलिटी पे डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ पे वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। मिक्स प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मिक्स प्रोपोर्शन? देखो, मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब है कंक्रीट के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट हमको डालने हैं उनका किस रेशियो में हम डालेंगे, उसको बोलते हैं मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द कंक्रीट। तो किस तरीके से मिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो एक मिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, जो कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है वर्केबिलिटी को, ठीक है। तो ऐसा कैसे करता है? देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्रीगेट लेता हूँ। एग्रीगेट के साइज और सीमेंट ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है वर्केबिलिटी के लिए। हायर द रेशियो लीनियर विल बी द कंक्रीट। अगर आपका एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या होगा? हायर होगा, तो आपका जो कंक्रीट होगा वो लीनियर होगा। मतलब आप बोल सकते हो लीनर होगा। लीनर मतलब हो सकता है कि पतला होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो भी डिपेंड करता है। और एग्रीगेट किस तरीके से डिपेंड करता है, देखो ध्यान से। पहले आप मिक्स प्रोपोर्शन को ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इन्फ्लुएंस करता है किसको? वर्केबिलिटी को। कैसे करता है? द हायर द रेशियो। अगर एग्रीगेट, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो था वो अलग था, यहाँ पे एग्रीगेट और सीमेंट, अगर सीमेंट के रिस्पेक्ट में एग्रीगेट ज़्यादा डाल दोगे तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा आ जाएगा। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा आ गया तो उसका जो आपका जो पेस्ट बनेगा कंक्रीट का, वो कैसा बनेगा? लीनर बनेगा। लीनर बनेगा, जितना लीनर बनेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? इन द लीनर कंक्रीट पेस्ट अवेलेबल फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पर यूनिट सरफेस एरिया एग्रीगेट्स विल बी लेस, हैंस द वर्केबिलिटी इज रिड्यूस्ड। मतलब वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप बोल सकते हो एग्रीगेट कम कर देता हूँ मैं किसी भी कंक्रीट के अंदर से, तो उसकी वर्केबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है आपका एग्रीगेट साइज़। कैसे, क्या होता है एग्रीगेट साइज़? देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलूँ, एग्रीगेट साइज़ के बारे में एक छोटी सी बात बोलूँ। मैंने आपको बोला फॉर द बिग साइज एग्रीगेट, दो तरीके के एग्रीगेट हो सकते हैं, एक तो काफ़ी बड़ा और एक छोटे पार्टिकल्स, छोटे एग्रीगेट की थोड़ी नॉर्मल एवरेज साइज। फॉर द बिग साइज एग्रीगेट द टोटल सरफेस एरिया टू बी वेटेड इज लेस, ऑल्सो लेस पेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द लुब्रिकेट द सरफेस टू रिड्यूस इंटरनल फ्रिक्शन। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आप बोल सकते हो कि बिग साइज एग्रीगेट हाई वर्केबिलिटी देते हैं। मतलब जितना बड़ा साइज एग्रीगेट का होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? वर्केबिलिटी होगी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। जितना बड़ा साइज उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी, ये बातें आपको याद रखनी है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना कम वर्केबिलिटी, जितनी बड़ा पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, साइज ऑफ पार्टिकल जितना बड़ा होगा ना, जितना बड़ा साइज ऑफ पार्टिकल होगा उतनी कम उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, उतना कम सरफेस आपको चाहिए लुब्रिकेट करने के लिए सीमेंट को, तो इसलिए उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। खुद ही दिमाग में सोचो, अगर मैं आपको छोटे छोटे पार्टिकल दूँ और बोलूँ इनको रब करो हाथ से, और मोटे मोटे 2-3 आपको मैं स्टोन पकड़ा हूँ और बोलो इनको हाथ से रब करो, तो किसको आप इजीली हाथ से घुमा पाओगे?
आप जब छोटे पार्टिकल्स को रगड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि सरफेस ज़्यादा होगा। जितने छोटे पार्टिकल टोटल सरफेस एरिया सबका मिला के ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी लेस। बस ऐसे याद रखो। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है? शेप ऑफ द एग्रीगेट। सीधी बात है, आपको मैं यहाँ पे दो तरीके के एग्रीगेट देता हूँ, एक तो देता हूँ मैं राउंड और एक देता हूँ क्यूबॉइड। और पहला तो ऑप्शन ये है आपके पास में। दूसरा ऑप्शन है मैं आपको देता हूँ यहाँ पे एंगुलर। कैसा? एंगुलर देता हूँ, एंगुलर एग्रीगेट्स देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे एंगुलर एग्रीगेट्स देता हूँ तो आप मुझे बताओ कि इनके साथ काम करना आसानी से कर पाओगे कि इसके साथ? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। पॉज द वीडियो, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ऑप्शन ए के साथ आसानी से काम कर पाओगे या ऑप्शन बी वालों के साथ आसानी से काम कर पाओगे। ऑफ कोर्स जिनमें एंगल्स नहीं होंगे उनके साथ हम आसानी से काम कर पाएंगे। तो याद रखना है जो कि राउंडेड होते हैं, क्यूबिकल होते हैं, उनके साथ हम आसानी से काम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको याद रखनी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट होता है सरफेस टेक्सचर कैसा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सरफेस टेक्सचर? देखो सरफेस टेक्सचर का मतलब है, एक तो आपका स्टोन है जो ऊपर से कैसा है, रफ है, और एक है जो कि बिल्कुल कैसा है, स्मूथ है। तो आप किसके साथ आसानी से काम कर पाओगे? जो स्मूथ है उसके साथ हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो सरफेस टेक्सचर इज रफ, देन वी कैन नॉट वर्क इजीली विद दैट टाइप ऑफ एग्रीगेट या फिर दैट टाइप ऑफ कंक्रीट। इफ द सरफेस टेक्सचर इज स्मूथ देन वी कैन इजीली वर्क विद दैट। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। लेट्स मूव फर्दर। आगे देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक एग्रीगेट या फिर एक कंक्रीट है जो कि वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड का मतलब होता है जिसके अंदर सारे साइज के एग्रीगेट्स आते हों, और एक है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एग्रीगेट है, मतलब सेम एक ही साइज का एग्रीगेट प्रेजेंट है, तो इसके साथ आसानी से काम कर पाओगे या फिर इसके साथ आसानी से काम कर पाओगे? ऑप्शन ए एंड दिस इज ऑप्शन बी। तो ऑफ कोर्स जिसमें वेल ग्रेडेड होगा उसके साथ आसानी से काम कर पाओगे, जिसके साथ जितना आसानी से काम कर पाओगे, बस दिमाग में आसानी से काम करने वाली बात को याद रखना, जितना आसानी से काम उतना ज़्यादा वर्केबल। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं एडमिक्सचर्स। देखो एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिसकी वजह से जो कंक्रीट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। इफ़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट आर इंक्रीजिंग, इफ़ द कंक्रीट की प्रॉपर्टी आर इंक्रीजिंग, देन यू कैन से इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी वर्केबिलिटी भी बढ़ाती है। कौन सा एडमिक्सचर होता है? एयर एंटरनिंग। मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा एडमिक्सचर होता है जिसको डालने से जो पार्टिकल्स होते हैं ना कंक्रीट के, उनके बीच में छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बबल्स आ जाएंगे तो फ्रिक्शन लेस तो हाई वर्केबल। तो अगर आप एयर एंटरनिंग कंक्रीट बनाते हो तो उसके बीच में फ्रिक्शन कम होगा तो इजीली इसके साथ काम कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये बातें आपको याद रखनी। अब हम कुछ टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगी कि एग्जैक्टली हमें कितनी वर्केबिलिटी किसी कंक्रीट की है। आपके पास में मैंने कंक्रीट ला के रख दिया और मैंने पूछा कि ये बताओ कि इसकी कितनी है वर्केबिलिटी, इसकी कितनी है वर्केबिलिटी। आप जाते हो साइट पे, आप असिस्टेंट इंजीनियर हो, आप जाके आपसे कोई पूछता है कि इसकी वर्केबिलिटी बताओ, तो आपको बताना है कि इसकी वर्केबिलिटी कैसी है। तो आप टेस्ट करके देखोगे तो सबसे पहला जो फेमस टेस्ट होता है वो होता है आपका स्लम्प टेस्ट, जो कि वर्केबिलिटी निकाल के देता है एग्जैक्ट वैल्यू। दूसरा होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर, तीसरा होता है फ्लोटेबल, और चौथा होता है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है स्लम्प इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्रस्टन कौन की तरह होता है, कौन कटा हुआ कौन, जिसका ऊपर वाला जो डाया होता है, छोटा वाला डाया जो होता है वो होता है 100, वो होता है आपका 100 का mm। नीचे वाला जो डाया होता है वो होता है यहाँ पे 200 mm का, और जो हाइट होती है इस कौन की, जिसको फर्स्ट हम कौन बोला है, वो होती है 300 mm। तो इस तरीके से लेंथ, इसकी हाइट और इसकी डायाज बता दी मैंने। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लेयर में आपको क्या डालनी होती है इसके अंदर। अब मैंने रैंडमली आपको कंक्रीट ला के दी, मैंने रैंडमली बोला कि ये कंक्रीट है, तो आपने एक पहली लेयर बिछाई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। इस तरीके से इसके अंदर, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको स्लम्प सैंपल बोलेंगे, स्लम्प बोलेंगे। इस स्लम्प के अंदर आपने 4 लेयर बिछा दी कंक्रीट की, और आपको फिर यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी कर दी 4 लेयर बिछा के। अब आपको बताना है कि किस तरीके से टेस्ट करोगे वर्केबिलिटी। अब इसके अंदर डाल दिया आपने कंक्रीट, और ये आपकी टेम्परिंग रॉड होती है। दिस इज द टेम्परिंग रॉड।
ठीक है, कितनी होती है इसकी जो डाया होती है वो 16 mm की होती है, याद रखना 16 mm की, बस इतना सी बातें याद रखनी है। इससे क्या करना है, जब आप पहली लेयर बिछाओगे तो इससे ठोकना है, ऊपर से जमाना है, कॉम्पैक्ट करना है, इसको आप बोल सकते हो कॉम्पैक्टिंग रोड भी बोल सकते हो। फिर दूसरी लेयर जमा के 25 बार आपको यहाँ पे जमाना है, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से इसको जमाना है। जमा दिया कंक्रीट को। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपका जो कोन था उसको, ये हैंडल होते हैं, इनसे पकड़ के ऊपर की तरफ खींच देना है, और यहाँ पे इस तरीके का एक मोल्ड निकल के आएगा। अब जो मोल्ड निकल के आएगा वही आपको रिजल्टेंट वैल्यू देगा। किस तरीके से रिजल्टेंट वैल्यू देगा, देखो जैसे ही आप निकालोगे तो हो सकता है जो आपका जो कंक्रीट है वो इस तरीके से बन जाए, थोड़ा सा ही नीचे की तरफ झुके। हो सकता है जो आपने निकाला, आपने जो कोन को निकाला तो बिल्कुल भी शेप ना चेंज करे, जिसको हम बोलते हैं जीरो स्लम्प। और जैसे या एक कंडीशन हो सकती है कि इतना पानी डाल दिया आपने कंक्रीट में, जैसे आपने कोन को निकाला या फिर फ्रस्टम कोन को निकाला तो पूरा का पूरा नीचे की कोलैप्स कर गया। और चौथी कंडीशन हो सकती है कि जैसे आपने कोन को खींचा तो वो एक तरफ से क्या कर गया, नीचे की तरफ बह गया। तो यहाँ पे 4 कंडीशंस आ सकती हैं स्लम्प टेस्ट के अंदर। पहला, जिसको हम बोलते हैं ट्रू स्लम्प, ऐसा मैक्सिमम कंडीशंस में, मतलब आप बोल सकते हो कि 99% कंडीशन में आपको ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे क्या होगा, ये होता है ज़ीरो स्लम्प। इसके अंदर ज़ीरो स्लम्प का मतलब है कि बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं हुआ, जैसा डाला था वैसा का वैसा 300 mm की हाइट आपको एज इट इज़ इसकी मिलेगी सैंपल की। और एक ऐसा स्लम्प जो कोलैप्स हो गया, कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, इतना कोलैप्स हो गया कि उसकी फ्लूडिटी, उसके अंदर पानी इतना था कि बिल्कुल वो ज़मीन से चिपक गया। उसके बाद होता है शेयर स्लम्प। शेयर स्लम्प का मतलब होता है कि जो आपने कोन में डाला था वो एक तरफ बह गया। तो अब देखेंगे 1 बाय 1 करके कि क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द स्लम्प। मैं बार बार स्लम्प का नाम ले रहा हूँ, तो स्लम्प का मतलब क्या होता है। देखो, स्लम्प का मतलब होता है आपके पास में एक कोन है जिसमें आपने कंक्रीट डाला था। इस कंक्रीट को आप डालने के बाद में कोन को क्या किया, आपने ऊपर की तरफ खींच लिया था। फिर एक सैंपल निकल के आएगा, और सैंपल कुछ ना कुछ, जो 300 mm की हाइट है, ये पूरी हाइट कितनी है 300 mm की, इस हाइट से कुछ नीचे की तरफ जाएगा। तो जो ये हाइट रिड्यूस होगी, इस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्लम्प डिस्टेंस या स्लम्प वैल्यू। समझ में आ गया। स्लम्प इज नथिंग बट रिडक्शन इन द हाइट ऑफ द स्पेसिमेन। अब हम यहाँ पे देखेंगे ट्रू, जीरो, कोलैप्स और शेयर स्लम्प में क्या डिफरेंस होता है। जो ट्रू स्लम्प होता है, इन अ ट्रू स्लम्प कंक्रीट जस्ट सबसाइड्स शॉर्टली, बस साइड से थोड़ा सा इस तरीके से फैलेगा, और मोर और लेस मेंटेन द मोल्ड शेप, मतलब जैसा था वैसे शेप में रहेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ दब जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रू स्लम्प। मतलब 99% केसेस में आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा होता है ज़ीरो स्लम्प। ज़ीरो स्लम्प एक ऐसी कंडीशन है जो कि बोल सकते हो कि ऐसा आपको कमी देखने को मिलेगा। बिल्कुल ड्राई आपकी कंक्रीट होगी तभी देखने को मिलेगा, मतलब ड्राई, थोड़ा सा पानी का छींटा मारा और आपने कंक्रीट डाल दी तभी देखने को मिलेगा। कोलैप्स तब देखने को मिलेगा जब बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, वाटर कंटेंट से 2 गुना पानी डाल दिया, तब आपको कोलैप्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक होता है शेयर। शेयर का मतलब होता है 1/2 ऑफ द कोन, जो कोन आपने डाला था वो खिसक के नीचे की तरफ गिर गया, स्लाइड डाउन इन एन inclined plane, it is called the shear slump. shear slump indicate the lack of cohesion. जो कंक्रीट है उसके अंदर कोहेशन नहीं होने की वजह से ऐसा होता है, याद रखना है। द कंक्रीट मिक्स, shear slump में अकर इन द केस ऑफ हार्श मिक्स। अगर आपने एक ऐसा मिक्स तैयार किया है जिसको उठाया, पटका ऊंचा से नीचे से, तो ऐसी कंडीशन में आपको शेयर मिलेगा। ऐसे कंक्रीट को यूज़ ही नहीं लेना। तो कौन से कंक्रीट को यूज़ लेना है, आपको सिर्फ ट्रू स्लम्प वाले को ही यूज़ लेना है, ठीक है। तो हम ट्रू वाले को मैक्सिमम टाइम यूज़ लेते हैं, जो कि आपको रिजल्ट अच्छा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, स्लम्प समझ आ गया था। स्लम्प जो होता है वो mm में मेज़र किया जाता है कि कितना mm नीचे गई है आपकी सैंपल कंक्रीट की। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो एक्सट्रीमली लो वर्केबल होगा, इसका मतलब है, देखो एक्सट्रीमली लो का मतलब है, दिमाग में रखो, ड्राइनेस, थोड़ा सा पानी, और हाई वर्केबल का मतलब है बहुत ज़्यादा वाटर। तो इसको याद रखो, फ्लूइड की तरह। तो जितना ज़्यादा सूखा होगा उतना लो वर्केबल होगा। तो इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी होगी, मतलब पानी की जो मात्रा होगी, वो मॉइस्ट अर्थ का मतलब है जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं डाला, जितना पानी प्रेजेंट था कंक्रीट और सीमेंट और आपके फाइन एग्रीगेट के अंदर, बस वही है। तो इसकी स्लम्प वैल्यू होती है 0। ऐसा यूज़ कहाँ किया जाता है, ऐसा कंक्रीट यूज़ किया जाता है प्री कास्ट
पेविंग स्लैब मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको पेवमेंट बनाना है, पेवमेंट मतलब सड़क बनाना है, कंक्रीट की सड़क बनानी है, लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कंक्रीट की सड़क बनाने के लिए पहले से ही आप यहाँ पे स्लैब बना के लाते हो, बिछा देते हो। तो जब आप स्लैब बना रहे हो आपके लैब के अंदर या बोल दो फैक्ट्री के अंदर, तो उस टाइम पे जो कंक्रीट होगा वो लो वर्केबिलिटी का होना चाहिए, वेरी लो, एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी का। उसके बाद आते हैं वेरी लो। इसके अंदर जो स्लम्प वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से 25 आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये कहाँ यूज़ होता है? रोड कंस्ट्रक्शन में जो कंक्रीट यूज़ होता है वो 0 से 25 स्लम्प वाला यूज़ होता है। तो ये भी रोड वाला था लेकिन प्रीकास्ट वाला था। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालोगे तो जहाँ पे आप रोड बना रहे हो वहाँ पे जो कंक्रीट होगा उसकी स्लम्प वैल्यू भी कम होनी चाहिए। उसके बाद होता है लो की वैल्यू 25 से 50 होनी चाहिए, मीडियम की वैल्यू 50 से 100 होनी चाहिए, और हाई की वैल्यू 100 से 175 होनी चाहिए, या फिर उस 100 से जितनी भी ज़्यादा होगी उसको हाई वर्केबल बोलेंगे। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? तो मैंने बताया कि वेरी लो तो रोड कंस्ट्रक्शन में होगा, लेकिन जो लो आपका वैल्यू होगी, जो लो स्लम्प वैल्यू होगी 25 से, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0 से 25 और 25 के बाद में सीधा 50 और 50 के बाद में 100। तो आपको बस यहाँ पे 25 इंक्रीज़ किया है, फिर 25 इंक्रीज़ किया है, फिर यहाँ पे 50 इंक्रीज़ कर दिया है। उसके बाद तो आप कितना भी इंक्रीज़ करो हाई वर्केबिलिटी में ही जाने वाला है। बस ऐसे ही आपको याद रखना है। एक बार 25 मतलब 25 और फिर 50 इंक्रीमेंट बता रहा हूँ मैं ये, और फिर उसके बाद में सीधा आपका 50 से फिर 50, बस 2 बार 25 और 2 बार 50, ऐसे इस तरीके से इंक्रीमेंट हुए हैं स्लम्प में। एमएम में है ये वैल्यूज़, किसमें? मिलीमीटर में। अब यहाँ पे होता है जो आपका लो होता है उसका जो यूज़ होता है लाइट रेनफोर्समेंट में होता है। अगर जैसे जैसे रेनफोर्समेंट हैवी होती है वहाँ पे आपका हाई वर्केबल चाहिए, और बोल सकते हो कि मास कंक्रीटिंग के अंदर भी आपको क्या यूज़ करना है? लो वर्केबल ही यूज़ करना है। एक होता है लो, एक वेरी लो, एक एक्सट्रीमली लो। और जो बिल्कुल पानी की तरह कंक्रीट हो उसको ट्रंच फिलिंग में यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आरसीसी विद ऐसी जगह जहाँ पे आप आरसीसी के साथ में कुछ ऐसा रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपका कंक्रीट का ड्राई फॉर्म में जाना इम्पॉसिबल है वहाँ पे, तो बेसिकली उसको ट्रंच फिलिंग ही बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे स्लम्प वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे वर्केबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। वर्केबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है उसका बहना, उसका फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्केबिलिटी वाली चीज़ कहाँ यूज होती है? ट्रंच फिलिंग में। सबसे कम वर्केबिलिटी वाली याद रखनी है प्रीकास्टिंग ऑफ स्लैब इन रोड कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने बता भी दी हैं, और आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली, मास कंक्रीटिंग के लिए 25 से 50 पहले भी बताया मैंने आपको, या इसको लो बोलते हैं। उसके बाद बीम स्लैब 50 से 100, इसको हम लो बोलते हैं, इसको मीडियम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना, बस 2 याद रखने इनमें से, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्लम्प किसको बोलते हैं, कि इसके अंदर आपने कंक्रीट भरी थी, जैसे ही आपने कॉन को हटाया तो जो कंक्रीट होगी उस तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स करने के बाद में जो डिक्रीमेंट आया 300 mm में से जो भी डिक्रीमेंट आया उसको ही बोलते हैं क्या? स्लम्प वैल्यू। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो वर्केबिलिटी टेस्ट करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। क्या होता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट? देखिए, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का बेसिकली मैं मोटा मोटी मतलब बताऊं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एक पर्टिकुलरली कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ द मीडियम और लो वर्केबिलिटी। अगर आपके पास में मीडियम और लो वर्केबल है ना, कोई भी कंक्रीट जो लो वर्केबल है, लो वर्केबल का मतलब क्या हुआ? सूखा है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हूपर। क्या करता है ये, किस तरीके से काम करता है? देखो, मैं एक लाइन में पूरा का पूरा मेथड समझा देता हूँ। क्या किया जाता है? सबसे पहले हम कंक्रीट लाते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है हूपर, अपर हुपर में उस कंक्रीट को भर देते हैं। जिसका भी आपको क्या निकालना है, आपके पास में बहुत सारा कंक्रीट है, जिसको भी आपको वर्केबिलिटी निकालनी है इसमें भर दिया, और यहाँ पे एक डोर होता है, इसको ओपन करते हैं तो कुछ कंक्रीट इसमें निकलता होगा, यहाँ आ जाता होगा लोअर में। लोअर वाले गेट को भी ओपन करते हैं तो जो कंक्रीट है वो नीचे सिलेंडर में चल जाता है। अब इस तरीके से आता हुआ क्या होगा? कंक्रीट सिलेंडर में भरेगा। अब क्या होगा? सिलेंडर बिल्कुल आपका ऊपर तक भर जाएगा, इतना ऊपर, इस तरीके से। कैसे? लेट मी टेल यू। इस तरीके से भर जाएगा कुछ सिलेंडर से बाहर की तरफ भी कंक्रीट आने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये
बाहर की तरफ जो कंक्रीट आ रहा है ना उसको स्वाइप कर देते हैं, मतलब उसको क्या कर हटा देते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल तक जो भरा हुआ कंक्रीट है उसको रहने देते हैं इसमें। और फिर सिलेंडर को क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम क्या, W1। क्लियर, वेट 1। इसके बाद में क्या करते हैं, इस सिलेंडर को उठा के ले जाते हैं अलग से, और इस सिलेंडर के अंदर क्या करना है, इस सिलेंडर के अंदर, इसी सिलेंडर के अंदर दबा दबा के कॉम्पैक्ट कर करके 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 कंक्रीट को भर देना है। भरने के बाद में इसका भी वेट कर लेना है, जो कि आया आपका W2। तो यहाँ पे दो वेटेज आ गए, W1 और W2। बस अभी इनका ही आपको यहाँ पे यूज़ लेना है। किस तरीके से यूज़ लेना है, जो वेट आया ना आपका, इससे एक फॉर्मूला बनता है, वेट ऑफ द पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। देखो जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड है वो कौन सा कंक्रीट है, वो है आपका W1 जो मैंने पहले बताया था, डिवाइडेड बाय W2, ये आपकी वैल्यू आती है। ये है आपका फुल्ली कॉम्पैक्टेड, दबा दबा के जो भरा था आपने, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ये आपका लो वर्केबिलिटी, और बोल सकते हो कि लो और मीडियम, मैक्सिमम लो वर्केबिलिटी के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी हो। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं, देखो किसके अंदर, हमने यहाँ पे देखा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यूज़। जैसे जैसे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपकी वर्केबिलिटी भी बढ़ रही है। वर्केबिलिटी का बढ़ने का सीधा 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 मतलब है कि यहाँ पे फ्लूइडिटी बढ़ रही है, फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे आपकी जो कंक्रीट है वो मोर और लेस ड्राई फॉर्म में है, तो जितना पानी डालते जाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मिलता जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है, ये भी वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए काम आता है। ये आप बोल सकते हो कि ये ड्राई कंक्रीट के लिए ही बना हुआ है ये टेस्ट। ड्राई कंक्रीट मतलब जिसके अंदर बिल्कुल मतलब एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी हो, बिल्कुल सूखा कंक्रीट। उसके लिए क्या किया जाता है, एक इस तरीके की मशीन होती है। क्या करती है ये मशीन, भाई बताओ हमको क्या करती होगी ये मशीन। इस मशीन में ये जो देख पा रहे हो, ये इनको शॉकर बोलते हैं, शॉकर। ये इस तरीके से मूव करती है ये मशीन। जब चलाते हैं मशीन को तो इधर और इधर मूव करती है, ये बहुत तेज़ 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 इस तरीके से मूव करती है, मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। उससे पहले क्या किया जाता है, वाइब्रेशन क्रिएट कराने से पहले यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल मोल्ड आप देख पा रहे होगे। ये एक सिलेंड्रिकल ट्रांसपेरेंट मोल्ड होता है, और इसमें होता है एक कोन लगा होता है। ये आपको कोन भी दिख रहा होगा, इस तरीके से कोन लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंक्रीट हमको मिली है जिसकी वर्केबिलिटी निकालनी है, उसको लाके इस कोन में भर दिया जाता है। सबसे पहले इस कोन में भर दिया जाता है, भर दिया कोन में। कोन में भरने के बाद में क्या किया जाएगा, इसको थोड़ा दबाया जाएगा। दबाने के बाद में क्या करेंगे, हम इस कोन को निकाल लेंगे, वर्टिकली अपवर्ड उठा लेंगे। तो हमें एक बड़ा आराम से उठाएंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो अंदर सैंपल है वो भी थोड़ा थोड़ा कोन जैसा ही होगा, कोन जैसा ही होगा। फिर क्या करेंगे, हम इस मशीन को ऑन करेंगे, फिर इसको क्या करने देंगे, वाइब्रेशन पैदा करने देंगे। तो वाइब्रेशन की वजह से ये हिल हिल के जो कोन था वो सिलेंडर की फॉर्म में आने लगेगा। और जितने टाइम में, जितने सेकंड में या जितने मिनट में ये कम्प्लीटली कौन से क्या बन जाए, जितने टाइम में ये जो आपका मोल्ड है वो कौन से सिलेंडर में बन जाए, जितने टाइम में ये कौन से सिलेंडर में बन जाए, उस टाइम को नोट कर लेंगे। सेकंड्स में आता है ये, उसको ही बोलते हैं VV सेकंड। बस अब सीधी बात है, जितना ज़्यादा पानी होगा सैंपल में तो वो तो बहुत कम सेकंड में, जितना ज़्यादा पानी होगा, मान लो मैंने यहाँ पे हाई वर्केबिलिटी वाला बिल्कुल पानी जैसा एक सैंपल इसके अंदर कौन के अंदर डाल दिया, फिर मैंने इसको निकाला और एक झटका दिया मैंने सिर्फ, और पूरे के पूरे सिलेंडर में फैल गया। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा वर्केबिलिटी तो उतना कम टाइम यहाँ पे हमें मिलेगा देखने को। क्लियर। तो इस तरीके से देखो ध्यान से, यहाँ पे 100 mm और यहाँ पे 200 mm की आपको हाइट और 350 mm वही स्लम्प वाला ही कोन लगा होता है यहाँ पे। और फिर क्या किया जाता है, इसको वर्टिकली खींच लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे या एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, फिर ये क्या करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है। वाइब्रेशन पैदा करके क्या करेगा, आपका जो आपका कोन है वो किस में कन्वर्ट होगा, सिलेंडर में कन्वर्ट होगा। और जितने टाइम में वो सिलेंडर में कन्वर्ट होगा उस टाइम को हम लिख लेंगे, और उसी टाइम को हम बोलते हैं VV सेकंड। और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखो, ओके। और यहाँ पे जो
कंक्रीट बिछाई जाएगी वो 3 लेयर में बिछाई जाएगी, बिछा दी 3 लेयर में। और 25 स्टॉक्स देने हैं आपको, किससे? टेम्परिंग रोड से। जो रोड आपने स्लम टेस्ट में ली थी उससे यहाँ पे मतलब अच्छे से जमाना है उसको। अब यहाँ पे हो गया ये टेस्ट 1 मिनट में ख़त्म, नहीं तो आप पढ़ोगे तो आपको पागल हो जाओगे इसको पढ़ पढ़ के, इतना हार्ड होता है। अब देखो यहाँ पे, अब हमने निकाला वीवी सेकंड। मैंने बोला था जितना कम टाइम लेगा वो कौन से सिलेंडर में कन्वर्ट होने में उतना ही ज़्यादा वर्केबल होगा। क्यों? पानी डालते जाओ जल्दी से वो तो सिलेंडर बन जाएगा। तो जितना कम टाइम उतना हाई वर्केबल, जितना ज़्यादा टाइम उतना लो वर्केबल। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं मोटी बात करूँ तो सिर्फ आपको यही टेबल याद रखनी है पूरी वर्केबिलिटी में। वर्केबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। नेक्स्ट टेस्ट होता है, इसका सिर्फ आपको एक तरीके से बस प्रोसीड्यूर याद रखना है। ये कभी एग्जाम में नहीं आता है, एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। इसमें क्या होता है, एक टेबल होती है इस तरीके से, और एक स्लंप वाला कौन नहीं होता है, थोड़ा छोटा कौन होता है यहाँ पे भी कंक्रीट को आप फिल कर दोगे, और यहाँ पे इसके अंदर कंक्रीट को आप जब फिल करोगे, यहाँ पे आपने कंक्रीट को फिल किया, एक टेबल होती है, और इस टेबल की खास बात होती है टेबल उछलती है। क्या करती है? जंप करती है, ऊपर और नीचे जंप करती है। अब ध्यान से देखना, ये इस तरीके से उछलती है। और जो कौन लेंगे यहाँ पे फ्लो टेस्ट में, उसकी जो लेंथ, ब्रेथ और डाया जो होगी वो किस तरीके से होगी, उसकी हाइट होगी 120 mm बोल सकते हो, या 12 सेंटीमीटर। छोटी वाला जो डाया होगा वो 17 सेंटीमीटर, बड़ा वाला जो डाया होगा वो 25 सेंटीमीटर होता है, बट डिफरेंट फ्रॉम द स्लम टेस्ट। ये ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, बस इसको उठा के इस टेबल के ऊपर रख दिया जाता है। इस टेबल की जो चौड़ाई होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है। रखने के बाद इसके अंदर कंक्रीट को भर दिया जाता है। भरने के बाद में इस मोल्ड को हटा दिया जाता है, वर्टिकली अप खींच लिया जाता है ऊपर की तरफ। और फिर क्या किया जाता है, यहाँ से ये मशीन चलाई जाती है जो ऊपर और नीचे जंप करती है। कितना? 12.5 mm उछलती है 15 टाइम 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में एक बार जंप करती है, और 15 बार उछाल के रोक लिया जाता है। जैसे ही रोकोगे तो उसको जब ऊपर से देखोगे तो आपको जो कंक्रीट है वो कुछ ऐसा फैला फैला मिलेगा, इस तरीके से फैला हुआ मिलेगा। तो हम यहाँ पे 8 रेंडमली 8 जगह से इसकी डाया निकाल लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर तो होगा नहीं, तो हम 8 जगह से यहाँ पे डाया निकालते हैं। 8 जगह से डाया निकाली, और उस 8 जगह से डाया का क्या कर लेंगे, सम करके 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो समेशन ऑफ DN कर दिया। इसके बाद में जब 8 जगह आपको यहाँ पे जब कर दोगे तो यहाँ पे कंप्लीट डाया मिलेगी, मतलब एवरेज डाया ऑफ दिस फ्लो टेस्ट। मिल गया? डी की वैल्यू मिल गई आपको? ओके, डी की वैल्यू आपको मिल गई है। अब इस डी की वैल्यू को यहाँ पे आपको फॉर्मूले में रखनी है, बेसिकली इस फॉर्मूले में रखनी है। अब जो भी आपकी डी की वैल्यू आई है उसको 25 से माइनस कर दो और 25 से डिवाइड कर दो। 25 से क्यों? क्योंकि जो आपने स्लम्प लिया था उसकी जो नीचे वाली जो डाया थी वो कितनी थी, 25 सेंटीमीटर ही थी। तो उसके रिस्पेक्ट में जो नई डाया जो आई है वो कितनी फैली है, ये परसेंटेज वैल्यू आपको दे देता है। जितनी ज़्यादा फैली है उतना ज़्यादा आपका लिक्विड है, उतना ज़्यादा लिक्विड है उतना ज़्यादा वर्केबल है। बस इतना सा आपको फ्लो टेस्ट के बारे में याद रखना है। ओके, एक होता है अंडरग्राउंड कॉन्क्रीटिंग, मतलब अब जब आप अंडरग्राउंड या अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग करते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये टेबल आपको याद रखनी है, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसका काम कहाँ आता है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वी बी सेकेंड इंपॉर्टेंट है, और स्लम्प वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कहाँ काम आता है, देखो जैसे जैसे फ्लूइडिटी बढ़ रही है वैसे वर्केबिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे फ्लूइडिटी बढ़ रही है वैसे वैसे उसका काम भी चेंज होता जा रहा है। जो सबसे सूखा कंक्रीट होता है वो प्रीकास्टिंग पेवमेंट में, जो जितना ज़्यादा गीला कंक्रीट होता है वो ट्रंच फिलिंग में यूज़ किया जाता है। बीच वाले आपके लाइट रेनफोर्समेंट और हैवी रेनफोर्समेंट में क्या यूज़ किया जाएगा, मीडियम का। हैवी रेनफोर्समेंट क्या होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर रेनफोर्समेंट लगी हुई है स्लैब कॉलम के अंदर, वहाँ पे आप यूज़ करोगे मीडियम वर्केबिलिटी वाला। दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीबडी। कोई भी दिक्कत हो नीचे बताओ और हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एवरीबडी।